विद्या जी आपसे इसलिए क्योंकि विषय कुछ और था और अशोक जी ने जिस आप आई थी चर्चा हम लोगों ने शुरू कर दी थी कि इतना ज्यादा एक दूसरे के प्रति जो दुश्मनी हुई है। मैं थोड़ा विषयांतर करके आपसे एक जल्दी से क्विक रिएक्शन इसलिए ले लूं कि जो इन्होंने अभी किस्से सुनाए और जैसे मैंने भी मैंने फर्स्ट हैंड देखा है कि जॉर्ज साहब, बाला साहब ठाकरे और शरद पवार साहब के ये लोग कॉम्पिटिटिव थे। इन लोग एक दूसरे के विरोध में इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे थे। एक चीज जरा आपसे समझना चाहता हूं, फिर मैं मेन मुद्दे पे आऊंगा। ये गुजरात इसलिए ले रहा हूं कि मुलायम सिंह जी के घर में एक शादी थी या कोई एंगेजमेंट था। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे और वो सिफई तक गए थे और उस पे, क्योंकि उस समय मुलायम सिंह जी ऑपोजिशन के को एक जगह इकट्ठा करके बिहार में इलेक्शन लड़ने, मतलब उसके लीडर हो रहे थे। और फिर उसके बाद वो महागठबंधन हुआ नहीं। मैं 2015 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं और मुलायम सिंह जी उससे बाहर निकल गए थे। अभी मुलायम सिंह जी की मृत्यु होती है और शुरू के 1-2 घंटा तो बहुत जोश में रहते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश भी नहीं घोषित किया जाता है। कल्याण सिंह की 1 साल पहले मृत्यु होती है, सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। मैं जरा आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये मतलब एक दूसरे के प्रति अगर आप आदर नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं, और ये गुजरात मॉडल है। विद्या जी, मैं उसके बाद मुख्य प्रश्न पे आऊंगा, इस पे आपसे जरा 2 मिनट समझ लें। हाँ, तो मुझे इस पे यही कहना है कि वानखेड़े जी ने भी अच्छी तरह से इसके बारे में जिक्र किया है। तो मुझे भी महाराष्ट्र की एक परंपरा है ये कि कोई भी विरोधी पक्ष का नेता ही चाहे क्यों ना हो, उसके साथ अच्छे संबंध रखने। और मुझे लगता है यशवंतराव चव्हाण जो हमारे महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे, वो एक बड़े साहित्यिक भी थे, अच्छे लिखते भी थे, अच्छे बात भी करते थे। और उन्होंने हमेशा एक दूसरे के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता किस तरह बनाए रखना चाहिए, आचार्य अत्रे जी का और उनका भले ही कुछ हुआ होगा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सबसे संबंध रखे थे। और उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हुआ है या मंत्रिमंडल में जो लोग आए हैं, ये परंपरा उन्होंने रखी है। लेकिन आज मुझे दुख होता है कि आजकल महाराष्ट्र में जो चल रहा है, खास करके महाआघाड़ी के सरकार को नीचे खींचने के बाद, वो हमें शोभा नहीं देता। इतनी गंदी राजनीति महाराष्ट्र में हो सकती है, ये कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन अगर कल की बात करेंगे तो पवार साहब जो एक मंच पे सब लोग आए थे, तो उन्होंने अपने भाषण में ही पहले ही बताया कि ये तो हम सब लोग भले ही अलग अलग पार्टियों के हो, लेकिन हम लोग खेल में एक साथ आ सकते हैं। और उस तरह से हम लोग आए हैं। और इसी का एक ही उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि मृणालताई गोरे हमारे महाराष्ट्र की बहुत बड़ी नेता थी और विरोधी पक्ष की नेता भी थी। और तब शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे। सभागृह में भले ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप बहुत होते थे, लेकिन मुझे याद है 2006 में उन्होंने मुझे कहा था कि मृणालते की तबीयत बहुत खराब है, तो हम लोग उन्हें मिलने जाए। तो मेरे साथ वो मृणालते के घर पे हम लोग गए थे और 40 मिनट तक वो मृणालते से उनकी किस तरह से तबीयत है, क्या है। और पहले पहले जमाने में जब वो मुख्यमंत्री थी और मृणालते विरोधी पक्ष नेता थी, तब किस तरह से हंगामा होता था और किस तरह से उनकी बातचीत होती थी, इसके बारे में उन्होंने जानकारी भी दी और हम लोगों ने सब वो वाक्य सुना था। तो मुझे लगता है ये महाराष्ट्र की एक परंपरा है। लेकिन आजकल जो ये नई नई सत्ता आई है, खास करके भाजपा के लोग जब से आए हैं, तब से ये परंपरा मुझे लगता है कि ये आगे चल पाएगी या नहीं, इसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। ये पूछना था क्योंकि उसके बारे में भी थोड़ा समझना है। ये ऋतुजा लटके जी के अगेंस्ट अभी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया है और बीजेपी ने जिस तरह का एक नैरेटिव चलाया है कि ये उन्होंने राज ठाकरे साहब के कहने से, शरद पवार साहब के कहने से और एक कोई शिंदे साहब के एमएलए उनके कहने से ऐसा उन्होंने किया और उनको लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको जरा एक बार आप ठीक से समझा दें कि ऋतुजा लटके के अगेंस्ट क्यों बीजेपी ने विड्रॉ कर लिया? डर गई या सही में आदर और प्रेम था? नहीं, दो इसमें से दो मुद्दे बहुत मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। एक तो भाजपा को पूरी तरह से ये मालूम है कि अभी उनकी सत्ते में आने के बाद ये पहला चुनाव है। अगर ये चुनाव हम लोग हार जाते हैं तो बड़ा नुकसान होगा, इसका सेटबैक ज्यादा बैठेगा, इसका डर भी उनके दिल में था। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना को बहुत अच्छी तरह से प्रतिसाद मिल रहा है, तो थोड़ा इनके मन में डर भी था। और कल मुझे एक न्यूज मिली है कि जो उनका जो कैंडिडेट था,
वो जो 5 साल पहले, वो 5 या 7 साल पहले जब वो नगर सेवक बन के आए थे, तब उनका जात प्रमाण पत्र जो था वो बोगस था, और इसलिए उनको महापालिका से, जो महाराष्ट्र शासन का रजत पत्र है, उसमें से ये घोषित कर दिया था कि आगे 6 साल तक आप आगे आप झूठा जात प्रमाण पत्र देने के बाद आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा स्पष्ट उसमें कहा है। वो पत्र की कॉपी मेरे व्हाट्सएप पे भी है। तो यानी दोनों मुद्दे हैं, एक तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था, ये डर और ये सब भाजपा को पता चलने के बाद उन्होंने ये पीछे भी लिया है, और दूसरा ये है कि भाजपा को भी ये सेटबैक सहने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि इससे हम लोग अच्छा करते हैं कि राज ठाकरे ने हमें कहा है, शरद पवार साहब ने कहा है, सब लोग अगर कह रहे हैं तो हमें ये इनका सुनना चाहिए और जरा बड़प्पन का दिखाना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये किया। विद्या जी, मैं आपसे पूछ लूं, पिछला गुजरात इलेक्शन एनसीपी कांग्रेस के साथ वहां लड़ी थी, एनसीपी की एक सीट भी आई थी। एक तो आप लोग क्या, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस ने अभी वहां की भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ फॉर्मल एक वो कर लिया है, अलायंस कर लिया है, क्या आप लोगों का फॉर्मल अलायंस हो गया और कितनी सीट पे लड़ना है, एक प्रश्न। दूसरा, मैं कल एक शो कर रहा था और उसमें एक महिला थी, मानसी भार्गव जी था, वो बहुत ही आक्रोशित थी कि ये पॉलिटिकल पार्टी बिल्किस बानो के केस को एजेंडा क्यों नहीं बना रहे। उनका इस पे बहुत ज्यादा आक्रोश था। उनका कहना था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, किसी भी महिला के ऊपर ये, हिंदुस्तान की महिला, सारी महिलाओं के ऊपर ये आक्रमण है जो बिल्किस बानो के केस को नजीर के रूप में। आप बिल्किस बानो के केस को कैसे देख रहे हैं कि मतलब इस एक तरफ नारी सम्मान की बात हो रही है, एक तरफ उन रेपिस्ट को छोड़ा जा रहा है? नहीं नहीं, बहुत ही हम लोगों ने पूरे देश में और पूरे महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र की महिला अध्यक्ष हूँ महिला विंग की, तो हम लोगों ने जिस दिन इसका ये हो गया था निर्णय, उसी दिन पूरी महिलाओं ने, पूरे महाराष्ट्र राज्य में हम लोगों ने इसका विरोध किया था। और ये देखिए, मुझे इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना है, क्योंकि क्या है, बिल्किस बानो का विषय इतना सेंसिटिव है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का भी नाम लेते हैं, उन्होंने भी ये सोचना चाहिए कि महिलाओं के लिए सम्मान होना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम महिला शत्रु पक्ष की क्यों ना हो। वो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया है महाराष्ट्र में। लेकिन आज महाराष्ट्र में सारी पार्टियां एक साथ आके बिल्किस बानो के विरोध में, बिल्किस बानो को सपोर्ट देने के लिए ये निर्णय के विरोध एक साथ होना चाहिए। जैसे कि गुजरात में भी हम लोग देख रहे हैं, केजरीवाल को इतना अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, लेकिन केजरीवाल साहब इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्यों? हिंदू महिलाएं या हिंदू पुरुष इसके खिलाफ है? कैसा हो सकता है ऐसे? तो मुझे तो बहुत चिढ़ है। और परसों जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसके जिम्मेदार, यानी गुजरात से जो उन्होंने रिपोर्ट लिया था, उसमें लिखित तौर पे उन्होंने दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये आदेश दिए थे, यानी उनकी सम्मति थी। तो ये बहुत ही धक्कादायक ये प्रकार है। अगर ये 4 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नहीं करती और अगर इनका पिटीशन दाखिल नहीं होता, तो आज हमको ये बात नहीं बाहर आती कि ये इस वजह से हुआ है कि गृह मंत्री ने इसको सम्मति दी थी। तो अभी हम लोगों ने अमित शाह से रेजिग्नेशन लेना चाहिए। मोदी जी को यही मांग करते हैं कि 15 अगस्त को आप अमृत महोत्सवी वर्ष कहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आप बात करते हैं, महिला के सम्मान के बारे में बात करते हैं, और उसी दिन आपने 11 लोगों को छोड़ दिया। और इससे इससे खेदजनक बात यह है कि 1000 दिनों से 3.5 साल से पैरोल पे ये लोग छूट गए थे और ये खुलेआम घूम रहे थे। इसमें से और एक है जिसके ऊपर फिर से महिला का छेड़छाड़ या विनय भंग करने का आरोप है। यानी ऐसे कैदियों को, निर्भया के लिए हम लोग ये कहते हैं, पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये मांग करता है कि ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए। तो अगर इनको फांसी नहीं हुई है, तो जो पक्के कैदी है, जिनको सजा हो गई है, अजन्म कारावास है, इनको इन्होंने छोड़ा, तो इसके गृह मंत्री के इशारे पे ही ये छोड़ा गया है। और ये बहुत बड़ी साजिश है। इनको शर्म नहीं है भाजपा के लोगों को, लेकिन बाकी पूरे देश में इसका विरोध होना चाहिए। और मुझे लगता है जो मानसी भार्गव जी जिनके बारे में आपने बताया, मैंने वो पढ़ा नहीं, सुना नहीं, लेकिन ये सही है, हर एक महिला की ये चिढ़ है कि महिला का शील, महिला का चरित्र ही उसका सम्मान होता है। धर्म क्या है? ये धर्म कहाँ से आ गया? ये आप कि मुस्लिम महिला है तो उसके ऊपर अत्याचार कर सकते हो। और सिर्फ अत्याचार नहीं है,
वो गर्भवती स्त्री के ऊपर अत्याचार, उसके साथ उसके जितने परिवार में महिलाएं थी और 7 परिवार के लोगों का हत्या इन्होंने की है। तो ये मर्डरर भी है और एक घिनौना प्रकार है, तो इसका पूरे देश ने एक साथ आके इसका विरोध करना चाहिए। विद्या जी, मैं जो बात अशोक जी से पूछ रहा था वही आपसे भी, लेकिन उसमें एक चीज जोड़ दूं कि ये विचारधारा की लड़ाई में धीरे 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 परिवर्तित होती जा रही है। आरएसएस वर्सेस जो आरएसएस की विचारधारा है उसके अगेंस्ट आप लोग खड़े हैं। दूसरा एक चीज आपसे और समझना था कि गडकरी जी एक ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो जैसे हिंदी पट्टी में भी उनको लोग मानने को, मतलब उनकी बात सुनने को तैयार है। हो सकता है विपक्षी भी हो, लेकिन बात सुनने को तैयार है कि भाई ये आदमी है, डिलीवर करता है, बात सुन लेता है। उनको किनारे कर दिया गया है, तो उनको किनारे किया गया, गोपीनाथ मुंडे की लड़की को, प्रमोद महाजन की लड़की, इन सबको जो किनारे किया गया है, इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में? जी देखिए, सिर्फ मुंडे जी की बेटी और बाकी लोगों को नहीं तो आरएसएस को भी किनारा कर दिया इन्होंने। ये जो है वो कुछ कर नहीं रहे। मुझे इतना ही कहना है कि नागपुर में जो मेश्राम जी थे उन्होंने जो आरएसएस के ऊपर मोर्चा निकाला था तो उनको भी अरेस्ट किया गया। तो एक देश में एक अच्छा वातावरण माहौल बन रहा है, जो राहुल गांधी जी की पदयात्रा को भी जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं लोग, भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ नहीं दिखाती है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से सबको पता चल रहा है। और कांग्रेस के सभी नेता उद्धव ठाकरे जी को, शरद पवार साहब को मिलने भी आए थे और उन्होंने उनको इनवाइट भी किया है कि आप लोग भी इसको ज्वाइन हो जाओ। तो मुझे लगता है राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, सब लोग ज्वाइन हो गए। अगर उद्धव ठाकरे जी नहीं आ सकते तो उनके बेटे जो है आदित्य ठाकरे जी वो ज्वाइन हो सकते हैं और एक पूरा देश में माहौल बदलने का जो काम हो रहा है उसका फायदा होगा। क्योंकि जिस तरह से मोदी और अमित शाह ने इस देश का संविधान ही नष्ट करने को ये किया है और पूरा देश बेचने की जो साजिश है, यानी सिर्फ दलाली कमाना और ये देश बेचना, तो इससे लोग तंग आ चुके हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी है और इसके लिए लोग इकट्ठा आ रहे हैं कि इसको अगर नहीं रोका तो जिस तरह श्रीलंका में हमारी श्रीलंका की हालत हुई उस तरह से देश हमारा जा रहा है, रुपया दिन ब दिन गिरता जा रहा है। तो मुझे लगता है ये ज़रूर होना चाहिए और केंद्रीय जो यंत्रणा है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, इसका जो इस्तेमाल हो रहा है, वो इतना गलत तरीके से हो रहा है। हम महाराष्ट्र में जिस तरह से किया है उन्होंने कि जो संजय राउत दिन-रात इनके ऊपर बोल रहे थे, उनको भी उन्होंने अंदर डाल दिया है। नवाब मलिक जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इतनी लोगों को अच्छी लगती थी और उन्होंने खुल्ले-खुल्लम चैलेंज जब दिया था, तो उनको भी अंदर कर दिया और उनके ऊपर आरोप क्या लगाया है कि दाऊद के साथ आपके संबंध है। तो ये तो बहुत ही लोगों को ध्यान भटकाने का है। भाई आप मुझे बताइए कि हमारे जितने भी न्यूज़ आते हैं, उसमें दाऊद का फ़ोटो जो होता है, वो क्रिकेट मैच के स्टेडियम का 30-35 साल पुराना फ़ोटो है। अगर आपने गोपीनाथ मुंडे जी थे तो वो कहा था उन्होंने कि हम लोग दाऊद को खींच के लाएँगे। तो आप जिस तरह से ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने घर में जाके मारा है पाकिस्तान में जाके, लेकिन इन्होंने आज तक दाऊद जिंदा है तो किस तरह से बूढ़ा हुआ, कैसा है, उसका एक तस्वीर, फोटो भी नहीं ला सकते। तो इस तरह से नवाब मलिक का या शरद पवार साहब के बारे में कीचड़ उछालने का काम ये जो कर रहे हैं, वो बहुत गलत है और ईडी का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है। ईडी के जो सर्वे सर्वा वानखेड़े थे, जब उनके ऊपर इल्ज़ाम आया तो उनको दिल्ली बुला लिया। तो इस तरह से जो घटिया किस्म की राजनीति, जो क्रूरता की राजनीति जो अमित शाह और मोदी जी कर रहे हैं और सबसे भयानक तो है कि ये क्या 11 कैदियों को भी उन्होंने छोड़ दिया है, जो गुजरात के जो हम लोगों ने ये बिल्किस बानो के केस में देखा। तो ये इतनी घटिया राजनीति है तो मुझे नहीं लगता कि कोई इनके साथ जाएगा और एक एटमॉस्फेयर अच्छा हो रहा है। देखिए, सब अगर सारी पार्टियाँ एक साथ आती है तो एनसीपी तो उनके साथ है ही और शरद पवार साहब की तो ये कब से कितने सालों से यही प्रयास है कि अगर इनको रोकना है तो हमें एक साथ आना होगा और हम लोग ये प्रयास ज़रूर करेंगे। मुझे लगता है इसके साथ-साथ हम लोग ये भी माँग कर सकते हैं कि अगला चुनाव बैलेट पे ही होगा। भले ही हम ईवीएम का ज़िक्र मत करें, लेकिन हमारा वोट बैलेट पे ही होगा। ये भी माँग हम लोगों ने करनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से अमित शाह जो है वो एकदम माहिर गुंडे किस्म के इंसान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और पेगासस के बाद में तो मुझे तो एकदम यहाँ से भी कि मैं यहाँ मेरे मोबाइल पे क्या चल रहा है वो आप
देख सकते हैं, आपके उधर क्या चल रहा है मैं देख सकता हूँ, तो ये लोग इसी वजह से चुन के आते हैं, बाकी लोग उनको खुद वोट देंगे, ऐसा अभी माहौल रहा नहीं है और ये माहौल बनना चाहिए और इसमें सबका साथ देना चाहिए, सबने साथ देना चाहिए।